हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये डिजीज एक्स की। और ये जो डिजीज एक्स, ये नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ द्वारा ये जो बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक और डेडलियर हो सकता है कोविड-19 से भी, क्योंकि जो कोविड-19 के टाइम जो सिनेरियो हुआ था ये उससे 20 टाइम्स डेडलियर है, क्योंकि जो वहाँ पे उस समय जो डेथ हुआ था उससे 20 टाइम डेथ होगा। एंड ये इसमें जो है एपिडेमिक पोटेंशियल है, क्योंकि ये बहुत डिजास्टर्स होगा। एंड इसका जो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया था 2018 से ही, क्योंकि WHO ने इसका नाम दिया था और ये बोला था कि इसमें जो ये पाया गया है ये डिजीज एक्स, तो ये पता नहीं लगा है कि ये कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, लेकिन ये बहुत डेडलियर है। तो इसकी जो तैयारी और इस पे स्टडी करना 2018 से ही स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अब जाके ये हुआ कि ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। एंड साइंटिस्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड की इसको स्टडी करने में जुट गए हैं। जैसे यूके एंड मलेशिया ये पहले से ही इस डिजीज का जो है प्रिपरेशन कर रहा है और इसके रिगार्डिंग वैक्सीन बना रहा है कि अगर ये पूरे दुनिया में फैल गया और तब अगर वैक्सीन बनाने लगेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा और उस समय तक बहुत करोड़ों और अरबों में जान चली जा चुकी रहेगी। इसीलिए अभी अभी से ही पूरा प्रिपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये डेडलीस्ट है और पैथोजन है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो शॉकिंग भी है, कि ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जब इसका ओरिजिन नहीं पता लग पा रहा है और ये फैलेगा कैसे, क्या सिम्टम्स देगा एंड इसको रोकना कैसे है, तो ये और ज़्यादा डेडलियस्ट साबित कर देता है। और ये है कि इसका क्लियर ही नहीं है कि ये डिजीज़ इमर्ज कहाँ से हुआ, तो इसीलिए इसमें पकड़ भी नहीं लाया पा रहा है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और केयर कीजिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने ये वीडियो देख लिया है एंड वीडियो में मैंने बताया कि ये जो कोरोना है वो इतना ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए और सेफ्टी से सारी चीज़ें कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल तो आप सभी को। एंड ये पोंगल की वजह से द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आया है, तो हम लोग आज इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल, मोदी एंड पुतिन डिस्कस स्पेशल स्ट्रैटेजिक टाइज फ्यूचर रोड मैप। तो इसको हम लोग देखेंगे, बट एक इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो अगर आप लोग को देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। एंड देन हम लोग ये देखेंगे कि मैन असॉल्ट इंडिगो पायलट आफ्टर डिले इन फ्लाइट अरेस्टेड, तो ये हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग और देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल देखेंगे। एंड एक्सप्लेन्ड में ये जो दिल्ली से जो वो इंडिगो का फ्लाइट डिले हुआ था, तो उसने जो पायलट के साथ मिसबिहेव किया था। एंड ये जो फॉग है वो किस रीजन से है और क्या कारण हुआ कि ये जो फ्लाइट इतना डिले हुआ, तो ये सारा इसी का कंटिन्यूएशन है, हम लोग ये देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे व्हाट लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा से। एंड अभी जो दावोस का समिट हुआ है, एंड इसी समिट के बाद ही ये जो मोदी जी एंड व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनका ये कॉन्वर्सेशन हुआ और फोन कॉल पे बात हुआ, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड साथ में हम लोग ये देखेंगे कि ये दावोस समिट क्या है, ये कौन इसको निकालता है, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब इसका ओरिजिनेशन हुआ और ये कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे आर्टिकल कि फोन कन्वर्सेशन जो मोदी जी एंड व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में ये फोन कॉल पे डिस्कशन हुआ। एंड ये स्ट्रैटेजिक टाइज ये साइन हुआ फ्यूचर रोड मैप के लिए। तो इस फ्यूचर रोड मैप के लिए ये क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखते हैं।
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका कन्वर्सेशन हुआ, और उस कन्वर्सेशन में इन लोगों ने स्पेशल एंड ये जो प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उसकी डिस्कशन किया इन्होंने, कि कैसे ये दोनों कंट्री को स्ट्रॉन्ग करके और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे, और सारे जो कंट्री का ये जो रशिया है और इंडिया, इसके डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये उसका ये फ्यूचर रोड मैप तैयार करेंगे। और उसी का इन्होंने बोला कि ये इनिशिएटिव लेंगे। इसमें क्या है कि इसमें जो प्रेसिडेंट के बारे में मोदी जी ने बताया कि उनका कैसे गुड कन्वर्सेशन हुआ, और ये जो इतनी सारी चीजें इन्होंने, जो एक्स अकाउंट है इनका, जो फॉर्मर ट्विटर था, उसमें इन्होंने लिखा था कि हैड ए गुड कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट एंड वी डिस्कस पॉजिटिव डेवलपमेंट इन आवर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एंड वो दोनों एग्री किए थे कि ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि ये जो फ्यूचर का जो इनिशिएटिव है वो अच्छे से बनाया जा सके। एंड वो किसके लिए है, ताकि उससे क्या होगा कि ये जो रीजनल एंड जो ग्लोबल इश्यूज है उसमें ये ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, एंड उसकी वजह से जो रशिया के प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स में वो भी स्ट्रांग होगा। एंड एज यू नो कि ये जो ब्रिक्स का इस ईयर ये 2024 में समिट होने वाला है, एंड उसका प्रेसिडेंसी कौन करेगा इस बार, रशिया करेगा। एंड ये भी बोला गया कि ये दोनों जो लीडर हैं वो एक दूसरे को देखते हैं ग्रोथ करते हुए, और कंट्री के ग्रोथ के लिए वो लोग इन्होंने हाथ मिलाया है। और ये भी बोला है कि ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको ये स्ट्रॉन्ग करने का, एंड उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी वो सारा ये लोग करेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट लाना होगा तो ये लोग डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड हम लोग इसका देखते हैं कंटिन्यूएशन आर्टिकल, एंड ये है इसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंसी जो है इस बार ये जो ब्रिक का समिट होगा 2024 में, तो रशिया ही उसकी प्रेसिडेंसी करेगा। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया ने बोला है कि इंडिया फुल सपोर्ट करेगा, एंड वो पूरा एग्री करता है कि वो टच में रहेगा रशिया के साथ। एंड वहां पे जो ये क्रेमलिन है उनका फोन कॉन्वर्सेशन से पता लगा कि ये जो इंडिया है एंड रशिया, वो लोग ये जो पार्टिकुलरली प्रिविलेज्ड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उसके लिए टाई कर रहे हैं। एंड और भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी साइन किया गया है कि ये दोनों कंट्री मिल करके ये कॉपरेशन बनाकर रखेंगी, एंड ये ट्रेड करेंगी। जैसे ट्रेड में ये लोग ट्रेड करेंगे, एंड इकोनॉमिक में, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन में ये लोग साथ में रहेंगे। एंड इनका जो पार्टनरशिप हुआ है वो एनर्जी के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, लॉजिस्टिक्स के फील्ड में, एंड ये जो कॉपरेशन है रशियन फार ईस्ट उसके फील्ड में। तो ये सारे चीजों के बारे में मोदी जी ने बताया है कि इनका ये जो टर्म था और डिस्कशन था ये इन सारी चीजों में हुआ है। एंड ये भी बोला कि ये जो मोदी जी एंड पुतिन उन्होंने अपना ये जो इंटरेस्ट दिखाया कि कैसे वो लोग ये म्यूचुअली बेनिफिशियल ये जो बायलैटरल ट्रीटीज एंड बायलैटरल टाइज वो लोग साइन करेंगे, ताकि ये दोनों कंट्री का फायदा हो और दोनों कंट्री का ग्रोथ हो। जैसे कि इस बार ये जो ब्रिक का समिट होने वाला है तो उसका प्रेसिडेंसी और चेयर करेगा रशिया, तो इसीलिए पहले से ही ये इंडिया ने बोला है कि पूरा फुल सपोर्ट करेगा। एंड मेजर टर्म ये भी है कि इस बार 2024 में ये इंडिया में भी इलेक्शन होने वाला है एंड रशिया में भी इलेक्शन होने वाला है, एंड इस बार ये 2024 में अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाला है। तो ये जितने भी जो ये डेवलप्ड कंट्री है और ये सुपर पावर कंट्री है, तो जैसे अमेरिका में भी होगा, यूएसए में भी होगा, रशिया में भी होगा, एंड इंडिया में भी इलेक्शन होने वाला है। तो इस बार ये जो कम से कम ये जो 50 कंट्री है 2024 में वो इलेक्शन होने वाली है, तो मेजर जितने पॉपुलेशन है वो सब इस बार वोट करेंगी। एंड इसी के लिए ये दोनों कंट्री ने एक दूसरे को ग्रीट किया एंड कांग्रेस किया उनके ये फ्यूचर में ही, कि वो लोग पहले से उम्मीद करते हैं कि आप ही जीतेंगे। इसीलिए एंड उन्होंने ये बोला कि जब ये हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या है, रशिया में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, क्योंकि वहां मेजॉरिटी और जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन इंडिया में ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, क्योंकि ये जो मेजर पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है।
तो यही है, तो ये प्रेसिडेंसी जो है रशिया में होने वाला है एंड ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा इंडिया में, तो उसी के लिए ये दोनों कंट्री ने एक दूसरे कंट्री को ग्रीट किया है एंड सपोर्ट किया है एंड ये भी बोला है कि वो लोग जो रेडीनेस है और क्लोजली ये कोऑर्डिनेटेड रहेंगे एक दूसरे के अप्रोच से। एंड ये जो भी ब्रिक का भी एजेंडा जब आएगा तो वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इंडिया ने अभी बोला है कि अभी जो ब्रिक का चेयर करेगा और जो भी गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा रशिया के द्वारा, तो उसका जो है इंडिया अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करेगा एंड फुल सपोर्ट करेगा। एंड जैसा कि ये दोनों कंट्री बने हुए हैं और ये टच में है, लेकिन ये जो अभी रशिया और यूक्रेन का जब वार है तो उसमें इंडिया अभी टोटली साइड है और उसने कुछ नहीं बोला है एंड लेकिन ये बोला है कि ये वॉर खत्म कर देना चाहिए। और ये मोदी जी ने ये बोला है कि ये जो टाइम है ये वॉर लड़ने का नहीं है, ग्रोथ करने का टाइम है। तो इसीलिए उनका ये जो कि नॉट ए टाइम ऑफ वॉर, तो जब ये मीटिंग में भी वहां पे गए थे एंड जब भी बात हुआ है एंड रशिया का जब भी बात निकला है और रशिया यूक्रेन का, तब मोदी जी का और ये जो इंडिया के गवर्नमेंट के थ्रू ये सब तब यही बात बोली गई थी कि ये टाइम नहीं है लड़ने का, ये टाइम है ग्रोथ करने का। एंड ये जो इंडिया है वो इंडिया ये दोनों कंट्रीज के साथ है ना क्लोज है, ये यूक्रेन के साथ भी क्लोज है एंड रशिया के साथ भी क्लोज है। तो समवेयर इसको डायलेमा फेस करना पड़ता है कि ये किसका साथ देगा। जैसे कि इस बार ब्रिक में अभी देखना होगा कि ये जो ब्रिक समिट है उसमें ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी वो अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ऑल बिकॉज ये ब्रिक में जो है BRICS, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एज यू नो कि इंडिया का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चाइना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन रशिया के साथ अच्छा है। तो इस बार देखना होगा कि इंडिया जो है एंड रशिया एक दूसरे को कैसे फेस करती है एंड ये भी देखना होगा कि जब इंडिया जो इतना रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो फिर यूएसए का क्या रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज इंडिया का कनेक्शन है ना यूएसए से भी बहुत अच्छा है एंड ये जो इंडिया है वो क्वाड का भी मेंबर है यूएसए के साथ है एंड क्वाड में कितने मेंबर है 4। तो क्वाड में जैसे QUAD, और इसको ये जो क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप है इसी को शॉर्ट में बोलते हैं क्वाड एंड इसमें जो मेंबर्स हैं वो है यूएसए, इंडिया हो गया एंड जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो इसीलिए ये चारों कंट्री मिल करके क्वाड बनाती है एंड ये देखना बहुत दिलचस्प होगा एंड इंटरेस्टिंग होगा कि यूएसए कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारी चीजें हैं और हम देखते हैं कि और आर्टिकल में क्या है इसमें कि ये जो ब्रिक का समिट होने वाला है तो इंडिया ने तो बोला ही है कि ये जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रशिया इस बार चेयर करेगा और रशिया जो है वो क्लोज फ्रेंड भी है। तो इंडिया के लिए वो अच्छा इनिशिएटिव होगा कि ये कलेक्टिव मूवमेंट लेगा रशिया के साथ। एंड रशिया ने भी जब एक जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने इस बार अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ा था, क्योंकि अभी 5 डेज विजिट पे गए थे ये जो मिनिस्टर हैं जयशंकर उनसे मिलने के लिए, और ये खुद मिलने के लिए जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर उनसे खुद ये मिलने आए थे और उनसे मिल करके उनको ग्रीट किया और बहुत सारी चीजों पे इन्होंने ये अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एंड जो भी इंडिया से जो भी टाई अप हुआ है या फिर ट्रेड से रिलेटेड या फिर जो बायलैटरल टाइज हुए हैं उन सब पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एंड जब ये जयशंकर गए थे तब उन्होंने जो मेजर जो चीजों पे ये एग्रीमेंट किया है वो मैं बताती हूँ। एक तो ये जो कुदानकुलम ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उस पे इन्होंने बहुत ये एग्रीमेंट साइन किया है एंड मेडिसिन पे साइन किया था एंड फार्मेसी पे साइन किया था एंड ये जो ट्रेड है बहुत सारी चीजों पे जो लोकल प्रोडक्ट है या कैपिटल गुड्स है उस पे इन्होंने साइन किया था, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज था ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड ये स्टार्टिंग इसका 2016 से ही हो चुका है, लेकिन ये बन के कब तैयार होगा
2027 में, एंड ये फेज्ड मैनर में हो रहा है। तो ये 3 फेज में स्टार्ट हो रहा है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो ये सारा चीज भी देखना होगा। अगर ये जो और बन कहाँ रहा है, ये तमिलनाडु में बन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको मैंने पहले भी अच्छे से कैप्चर किया है। अगर वो आपको देखना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका मैंने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं इंडिया में एंड कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब मैंने बताया है। एंड इसके बारे में भी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ये कौन सा इसमें जो मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा यूरेनियम, जैसे यूरेनियम का जो पार्टिकल्स है वो यूज हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने डिटेल में पूरा अच्छे से बताया है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड ये जो यूक्रेनियन काउंटर पार्ट है, जो दमैत्रो कुलेबा, उन्होंने भी डिस्कस किया कि ये जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे इंडिया कैसे काउंटर पार्ट लेगा, एंड इंडिया एंड रशिया का जो रिसेंट जो एस्केलेशन है टेरर एंड मास एयर अटैक का, तो उससे इंडिया कैसे डील करेगा, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। एंड मोदी डिड नॉट ट्रेवल टू रशिया फॉर द एनुअल समिट 2022, क्योंकि ये पहले जो 2022 में समिट हुआ था तो मोदी जी नहीं जा पाए थे, ऑल बिकॉज ये उस समय क्या था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, इसीलिए। और जब G20 समिट हुआ दिल्ली में सितंबर लास्ट ईयर, तो पुतिन ने कुड नॉट कम हियर, क्योंकि वहां पे उनका जो है वो किसी कारणवश से नहीं आ पाए थे, इसीलिए फिर इसमें भी मीटिंग नहीं हो पाई। एंड देन ये देखना होगा कि जब अभी इससे पहले भी ये लास्ट इनकी जो मीटिंग हुई थी ये पुतिन का और मोदी जी का, वो दिसंबर 6 2021 में हुआ था। तो अब जब ये भी देखना होगा कि ये जो मीटिंग होता है ब्रिक्स का, तो उसमें मोदी जी जाते हैं या नहीं, और ये लोग साथ में मीटिंग करेंगे जब ब्रिक्स का जब, तो उससे भी बहुत सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होगा, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है, तो इसको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब हम देखते हैं ये आर्टिकल, ये छोटा आर्टिकल है बट इसको हम लोग देख लेते हैं कि मैन असॉल्ट इंडिगो पायलट आफ्टर डिले इन फ्लाइट। तो हुआ ये था कि जब ये मॉर्निंग में ये दिल्ली से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से ये जो इंडिगो की फ्लाइट थी वो गोवा जाने वाली थी, दिल्ली से गोवा में। लेकिन इनका मॉर्निंग में ही था, लेकिन मॉर्निंग में ही ये टेक ऑफ नहीं हो पाया और डिपार्चर नहीं हो पाया, ऑल बिकॉज ऑफ हेवी फॉग। एंड वहां पे वेदर अच्छा नहीं था, इसलिए तो बार टाइम टू टाइम ये जो पायलट है और कैबिन क्रू है वो लोग इन्फॉर्म कर रहे थे वेदर के बारे में, एंड उन्होंने बोला कि अब थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते वो रात हो गई, एंड ये इवनिंग के ये 7 बजे निकली, एंड ये 9 समथिंग पे ये पहुंचा। लेकिन इससे इसी बीच में क्या हुआ कि यहाँ के जो पैसेंजर्स है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, एंड वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे, बिकॉज वो मॉर्निंग से लेकर के ये इवनिंग हो चुका था। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स बोल रहे थे कि गेट ओपन कर देने के लिए ताकि हम चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वेदर सही हो जाता, अगर ये छोड़ भी देते, तो जब ये पैसेंजर निकल जाते तब इनको वापस से फिर ये सारा कुछ चेक इन करवाना होता और फिर आना होता, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। इसीलिए गेट नहीं खोला गया और सारे जो पैसेंजर है वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उसमें से एक जो ये पैसेंजर है, एज यू कैन सी कि एक जो ये पैसेंजर है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। एंड जब कैबिन क्रू टाइम टू टाइम जब वो बता रहा था कि अभी जो सिचुएशन इतना खराब है कि थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं, तो इसने क्या किया, ये अटैक कर दिया ये जो पायलट पे, एंड ये जो सडन है ना उसको फाइट करने लगा उससे। तो फिर ये न्यूज में आ गया। तो यही सारी चीजें हैं, और इसी का एक कंटिन्यूएशन आर्टिकल है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये है वो आर्टिकल, अपार्ट फ्रॉम फॉग व्हाट एल्स इज बिहाइंड डिलेज एट दिल्ली एयरपोर्ट, कि एक तो फॉग था वो एक मेजर पॉइंट है, बट उसके अलावा कुछ और भी था जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में डिले हो गई। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं।
कि जैसे एज आई हैव डिस्कस्ड कि न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां से ये जो एयरलाइन का नेटवर्क है वो निकलने वाला था, लेकिन उसमें जो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से वो निकल नहीं पाया। एंड उससे क्या हुआ कि बहुत लॉन्ग डिले हुआ, एंड जो बहुत आवर्स टू आवर्स वो डिले होता चला गया। एंड जो इंडिगो का पायलट है वो अटैक कर दिया गया जो वहां के पैसेंजर थे उसके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे टाइम वो लोग पूरे दिन भर से मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक उन्होंने वेट किया था, बट ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। ये जो पायलट है उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था, ऑल बिकॉज क्योंकि वेदर इतना ज्यादा वो खराब था, इस वजह से वो जा नहीं पाए। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो दो एयरपोर्ट है जो बिजी रहता है ऑल द टाइम, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ये जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो हमेशा है ना बिजी रहता है, ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो दिल्ली का है, दिल्ली को हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेट है, एंड ये जो मुंबई है वो फाइनेंशियल स्टेट है, कि वो फाइनेंस में सबसे आगे है। एंड यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल्स है तो उस वजह से जाना आना एंड ये ऑल द टाइम ये बिजी ही रहता है। तो अगर ये जब हर चीजों में इतना डिले हो रहा है तो सारी चीजों में जैसे फॉग के वजह से या फिर इतना चेकिंग हो गया है, एंड ये इसका मेन रीजन और है क्योंकि अभी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दिया है कि जब भी कोई डिपार्चर होगा या फिर जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी होगा तो उससे पहले ये पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसका जो फ्लाइट है उसको चेक किया जाएगा, ऑल बिकॉज क्योंकि अभी जो है बैक टू बैक दो तीन जो सिनेरियो है या दो तीन जो घटना है अभी हो गई है उसके वजह से, जैसे कि ये जो जापान में एयरलाइन हुआ था वहां पे ये जो है ना आग लग गई थी, एंड बहुत सारे लोगों का एंड जितने भी जो 6 कैबिन क्रू थे तो उसमें से 5 की तो डेथ हो गई, सिर्फ एक ही वो बच गया था, और वो भी इसलिए बच गया क्योंकि उसने चलते फ्लाइट से जंप कर गया था, तो उसको सीवियर इंजरीज तो हुई लेकिन डेथ नहीं हुई। एंड वैसा ही केस जो अलास्का का, ये जो अलास्का का 737 ये जो बोइंग मार्क्स 8 था, उसमें क्या हुआ कि जब ये फ्लाइट जब उड़ने लगा तो हवा में जो इसका इमरजेंसी जो गेट होता है बीच का वो निकल के उड़ गया, तो उससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा पैनिक और क्योस क्रिएट हो गया था। एंड इससे बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा है ना सीवियर वो दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो इसीलिए ये प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही वहां पे निकल सकते थे। तो एक रीजन तो ये भी था, एंड दूसरा जो मेन रीजन था वो फॉग और वेदर की वजह से, लेकिन दूसरा रीजन ये था कि सिक्योरिटी चेक की वजह से, तो इस कारण से ये डिले हो गया। लेकिन यहाँ के जो उसमें जो कुछ पैसेंजर्स थे वो पैनिक तो हो रहे थे बट दे वेयर साइलेंट, बट कुछ जो थे वो बहुत ज्यादा वो चिल्ला रहे थे, एंड सडन एक तो पैसेंजर ने पायलट पे अटैक भी कर दिया, तो इसीलिए बहुत न्यूज में बना हुआ है। तो हम लोग ये आर्टिकल देख लिया हमने, अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल दावोस समिट, एंड ये एक एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेल्ड किया गया है जनवरी 15 से 19 तक दावोस स्विट्जरलैंड में। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो होल्ड किया जाता है एनुअली, मतलब साल में एक बार होता ही है, और ये कब हो रहा है जनवरी 15 से 19 और दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसके जो यूनियन ये जो एंटोनियो गुटर्स है वो यूनियन सेक्रेटरी जनरल, और जो अजय बंगा है जो प्रेसिडेंट है, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, और ये जो टेड्रोस एधेनोम, और ये जो गैब्रियस, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रॉपरली प्रोनाउंशिएट, अगर कुछ गलत हो जाता है इसके प्रोनाउंसिएशन में तो आई एम सॉरी। बाकी आप ये जो डायरेक्टर जनरल है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या पॉलिटिकल लीडर्स हैं के इंडिया के, यूएस, चाइना, फ्रांस एंड श्रीलंका, ये सारे लोग इसके मेंबर हैं। एंड ये जब मीटिंग होती है तो सब लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं।
एंड हम लोग ये देखते हैं कि कब ये इनिशिएट कब किया गया। तो ये जो प्रोफेसर क्लॉज श्वाब इन्होंने फाउंड किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड वो मास्टर किया था उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड कहाँ से, जॉन एफ कैनेडी स्कूल से। तो ये सारी चीजें, एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये ओरिजिनली ये 1971 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन तब इसका नाम जो था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम रखा गया था। बाद में इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि इसका मेजर जो काम था ये स्टेक होल्डर और कैपिटलिज्म को देखना था। इसीलिए एक ये फॉर्म है कैपिटलिज्म का, जो ये जो कंपनीज डू नॉट ओनली ऑप्टिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, तो उसके लिए निकाला गया था। लेकिन ये बाद में जरूरत पड़ गई कि नीड्स ऑफ ऑल देयर स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो बाद में ये जो कैपिटलिज्म से को तो डिस्कस करता ही था, लेकिन सोसाइटी से रिलेटेड जितनी चीजें थी इसने ये ब्रॉड एरिया पे वर्क करने लगा और सोसाइटी को भी इंक्लूड कर लिया इसने। एंड ये जो कंपनी है वो सर्व करता है जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको, नॉट जस्ट इट्स स्टेक होल्डर्स है। तो ये जो वहां के जो स्टेक होल्डर है सिर्फ उन्हीं का ये कंपनी नहीं था, बाकी जो अदर जो शेयर जो स्टेक होल्डर या फिर बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज के जो मेंबर होते हैं जो उसके जो उसका पार्ट नहीं होते, लेकिन अदर जो पीपल जब वहां का जो इक्विटी ले लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, तो वो सारे लोग भी इसके डिसीजन मेकिंग में अपना फैसला कर सकते हैं, या बोर्ड मीटिंग हो गया या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें स्टार्ट की गई। बाद में क्या हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मेजर जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया और उसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चेंजेस आती चली गई। एंड बाद में क्या हुआ कि ये जो श्वाब है वो फोकस करने लगे मीटिंग ऑन हाउ यूरोपियन फर्म्स कुड कैच अप विद यूएस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि वो लोग कैसे टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहे ताकि इसमें जो है बढ़ोतरी आता जाए और इंक्रीमेंट आता जाए, और ये जो इसका एजेंडा है वो उसको फुलफिल करे। एंड ये जो इवेंट हुआ था 1973 में, तो उसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द ब्रिटेन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एंड ये जो अरब इजरायली वॉर हुआ था तो उसकी वजह से भी ये डिसरप्ट हुआ था। एंड ये जो ब्रिटेन वुड्स क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स आया था जब ये जो 1929 में जब ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तभी ब्रिटेन वुड्स का है ना ये बना था। एंड उसी के बाद ये जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का ओरिजिनेशन हुआ था ब्रिटेन वुड्स के बाद ही। तो ये सारी चीजें हुई थी। एंड इसमें क्या हुआ कि जो 2 इयर्स लेटर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सिस्टम ये ओरिजिनेट किया, एंड जितने भी मेंबर हैं वो 1000 जो लीडिंग कंपनीज थी वो मिलकर के इन्होंने एक मेंबरशिप बनाया, ताकि ये जितने भी मेंबर हैं वो इन्वेस्ट कर सके। और ये बिजनेस लीडर हो गए, पॉलिटिकल लीडर है, या इकोनॉमिक्स हैं, या सेलिब्रिटीज, या जर्नलिज्म, तो वो सारे लोग मिलके इस मीटिंग को अटेंड करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसको। एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो पब्लिश क्या करता है, रैंकिंग पब्लिश करता है किसका, ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के लिए, एंड ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे 2023 में ये पूछ दिया था आईएमएफ से रिलेटेड। एंड ये हर साल है ना पूछता ही है कि ये जितने भी रिपोर्ट है या फोरम है कि कौन किसका रिपोर्ट निकालता है, तो ये रिपोर्ट के बेसिस पे हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। तो इस पे हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे।
तो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो एक्सप्लेन का इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा से, कि इसमें हम लोग देखेंगे कि सीपीआई क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये मंथली रिपोर्ट निकालता है या फिर ईयरली रिपोर्ट निकालता है, एंड इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं कि सीपीआई में होता क्या है, ये कौन सी चीजें इसको इसमें ऐड की जाती है, तो सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि सीपीआई क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये फूड प्राइसेस कैसे इसमें देखा जाता है, एंड अगर ये फूड प्राइसेस में और इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट होता है या डिफ्लेशन होता है तो उसके वजह से ये इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंज्यूमर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो कंज्यूमर है, मतलब इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को सीपीआई बोलते हैं, और वो बेस्ड है किस पे, ये जितना भी जब भी अभी क्या किया है, ये 5.7% दिसंबर में आया है, एंड इसको चेक किया जाता है रूटीन के हिसाब से मंथली बेसिस पे, और इसका रिजल्ट के जो है रिलीज किया जाता है इसको टाइमली, एंड जो भी वेराइटीज है इसके रीजन का, कि वो सारी चीजें देखी जाती हैं, एंड उसके बाद ही इसको मंथली इसका रिपोर्ट निकाला जाता है, एंड उसी से पता चलता है कि ये जो फिस्कल पॉलिसी क्या है, एंड अभी फिस्कल ये जो डेफिसिट हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रहा है, तो वो सारा चीज देखने में मदद मिलती है, एंड ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन का डाटा क्या है, वो सब इसी के बेसिस पे निकलता है। एंड अभी जो है ये जो निकाला गया है ये जनवरी का, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट डाटा है ये फरवरी से पहले तक का, मतलब ये जो फरवरी 1 में एवरी ईयर ये जो बजट पब्लिश किया जाता है, एंड ये जो फरवरी 1 को तो बजट पब्लिश किया जाता है, एंड ये जो 31 जनवरी है तो उस समय क्या किया जाता है, ये जो सर्वे निकाला जाता है, एंड बजट क्या होता है, बजट जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें कैसे कौन से स्कीम होंगे, क्या क्या अलॉट किया जाएगा, क्या निकाला जाएगा, उसका वो बताते हैं। एंड ये जो सर्वे है ये जो लास्ट ईयर का, जैसे कि अभी ये जो 24 है, तो ये जो सर्वे हम लोग देखेंगे 23 का देखेंगे कि 2023 का, कि कैसे कैसे जो स्कीम्स इसमें बनाई गई थी एंड जो प्रोजेक्ट बनाया गया था और किसको कौन से स्कीम को कितना फंड अलॉट होगा, तो वो सब दिया गया है या नहीं, या कितना काम प्रोग्रेस पे हुआ है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस सर्वे में देखेंगे। तो जब ये आएगा तो हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो निकलता है ये मॉनेटरी, ये जो पॉलिसी कमिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये क्या करता है, ये जो रिकन्वीन करता है, एंड हम लोग ये देखते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है। जैसे ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है और ये जो हर एवरी टू टू मंथ पे होता है, एंड इसमें क्या है कि 6 मेंबर होते हैं, इसमें जो 6 मेंबर होते हैं 3 तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, एंड इसमें 3 जो है वो आरबीआई की तरफ से, और इसका जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। तो ये तीनों मिल करके ही जो 6 मेंबर हैं वो जितने भी इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर रेपो रेट कितना है या फिर ये जो जितने भी रेट्स है उसका डिसीजन लेते हैं, एंड ये रेपो रेट कितना रखना है और कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना डिफ्लेशन हुआ, किस चीज को बढ़ाना है, किस चीज को घटाना है, उन सारा का डिस्कशन इसी मीटिंग में किया जाता है। तो यही है इसमें। एंड हम लोग देखते हैं आगे। अभी जैसे ये सीपीआई क्या है, तो ये सीपीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन देखता है और ये रेट बताता है कि इन्फ्लेशन के कंज्यूमर का रेट कितना है, एंड इसको ये 2 तरीके से मेजर किया जाता है। एक तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका भी ये इन्फ्लेशन के रेट पे ही इसका मेजरमेंट किया जाता है, एंड ये जो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये मिनिस्ट्री इसका चयन करती है एंड इसको इसका जो रिपोर्ट है वो रिलीज करती है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेजर क्या करता है, तो वो मेजर करता है कि चेंजेस कितना हुआ, कि चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, कि जो भी चीजें कंजम्पशन के लिए बनाई गई हैं तो उसमें कितना ज्यादा इसका
जो गुड्स का एंड सर्विसेज का कि क्या इसमें इन्फ्लेशन हुआ है और जितना कंजम्पशन के लिए बनाया गया था तो कितना कंज्यूम हुआ है, तो वो सारी चीजें ये देखती है। एंड ये जो ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे जब ये करंट जो सीपीआई है वो इसमें कितने आइटम है, तो 299 आइटम्स है। एंड ये भी हम लोग देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या कंस्ट्रक्ट करता है, ये रूरल में भी देखा जाता है और अर्बन कंज्यूमर को भी देखा जाता है। एंड ये जो बेस ईयर इसके लिए कौन सा डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन देखते हैं लेकिन इन्फ्लेशन हम लोग किस बेसिस पे देखते हैं कि अभी जैसे 2024 है, लेकिन ये अभी जैसे एप्पल का प्राइस पहले कितना था और अभी कितना है, तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए एक बेस ईयर रखा गया है। तो बेस ईयर कब का है, ये 2012 का। तो मानते हैं कि ये जो एप्पल का प्राइस है वो उस टाइम पे 50 रुपीज था एंड अभी क्या है कि ये 120 रुपीज है या फिर 200 है। तो इसमें जो है इतना ज्यादा ये 150 रुपीज का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है या इन्फ्लेशन हुआ है, तो वही इसको मेजर किया जाता है बेस ईयर के कंपैरिजन में। एंड इसका जो वैल्यू है, ये जो जितने भी वैल्यू दिया जाता है वो 100 का दिया जाता है। 100 कहने का मतलब कि इसको परसेंटेज में नापते हैं कि उस समय कितना था। अगर ये 50 है तो इसको अगर हम लोग 100 ले रहे हैं, तो फिर ये जो 200 है तो फिर ये देखेंगे कि कितना परसेंट इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है वो ये इसके अंदर आती है, ये जो मिनिस्ट्री, ये जो मॉस्पी है। और ये मॉस्पी क्या है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इसी के अंदर आता है ये एनएसओ। और एनएसओ ही वो रिपोर्ट निकालती है इसका सीपीआई का एंड डब्ल्यूपीआई का। तो हम लोग ये जो मंथली प्राइस इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे अभी कलेक्ट किया गया है 1181 विलेज से एंड 1114 अर्बन मार्केट से। और इसी के बेसिस पे देखा जाएगा कि इसी के डाटा पे कि कैसे इसका ये इन्फ्लेशन हुआ है या कितना किसका जो डाटा है, ये वीकली बेसिस पे भी देखते हैं और ये एनएसओ ही देखता है। और देखते हैं इसका कि व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, कि इसका जो सीपीआई है उसका कंपोनेंट कितना है। तो इसका 6 कंपोनेंट है और अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा। जैसे ये डिफर करता है वेट पे और मेनी मोर ये सब कंपोनेंट भी है इसका। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फूड है एंड बेवरेज एक कंपोनेंट हुआ एंड उसी में आता है ये पान हो गया, टोबैको हो गया एंड इंटॉक्सिकेंट्स हो गया। तो ये एक में ही आ गया ये फूड एंड बेवरेज में। एंड ये जो फूड बेवरेज हो गया, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स हो गया, उसके बाद आता है ये क्लोथिंग एंड फुटवियर। तो एंड उसके बाद हाउसिंग, फिर ये फ्यूल एंड लाइट एंड ये मिसलेनियस हो गया। तो मिसलेनियस में क्या आता है, सर्विसेज सच एज एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो ये जो है वो सोशल और वेलफेयर के रिगार्डिंग हो गया, ये जो मिसलेनियस में वेलफेयर आ जाता है। एंड हम लोग देखेंगे ये जो फूड का प्राइस है वो करेंटली अभी इसका वेटेज कितना है, 54% है। और इसका जो इंडेक्स भी है, और ये जो सेकंड है, ये जो बिगेस्ट कंपोनेंट है जो मिसलेनियस सर्विस के रिगार्डिंग। एंड ये जो फूड कैटेगरी है, सीरियल्स प्राइस है, वो बिगेस्ट फैक्टर है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फूड में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। एंड वो क्या करता है, इसमें 12.4% है टोटल सीपीआई का, और ये इतना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पाइक किया गया है प्राइस ऑफ फूड में, एंड जैसे सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया एंड पल्सेस, तो ये सारे का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसी के कारण ये जो कंज्यूमर का इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा बढ़ते रहता है, इसीलिए इसको हाई वेटेज भी दिया गया है। और मोस्ट इंडियन कंज्यूमर जो जितने मोस्टली इंडियंस है वो फूड भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए इसका हाई वेटेज दिया गया है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसका डाटा जो निकला है, कि ये डाटा क्या कहता है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो एनी पीरियड कैन बी एनालाइज्ड इन 2 वेज। तो ये जो कोई भी पीरियड के लिए एनालाइज किया जाता है वो उसका 2 तरीका है। एक तो ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकालते हैं एंड दूसरा जो है वो मंथली बेसिस पे, तो वो भी हम लोग देखते हैं।
कि ये जो मंथ ऑन मंथ चेंज पे तो वो उसका देखेंगे। एंड ये जो इसका जो हर मंथ पे ये दिसंबर से लेकर के ये जैसे कि दिसंबर टू दिसंबर निकालते हैं, अगर ईयर टू ईयर बेस पे है तो एवरी ईयर ये दिसंबर से दिसंबर का देखते हैं। एंड अगर मंथली बेसिस पे है तो ये नवंबर से दिसंबर, तो अभी जैसे है ये जो देखा जा रहा है ये नवंबर से दिसंबर का देखा जा रहा है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है जैसे कि स्पाइक होता है ये फूड प्राइसेस में, तो उसकी वजह से ईयर और ईयर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। और अभी भी जो दिसंबर में देखा गया कि दिसंबर में भी ये इंक्रीमेंट ही हुआ है जैसे कि। एंड ये जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका जो मेजर रीजन है कि जैसा हमने देखा कि ये जो अनियन का प्राइस इंक्रीज हो गया था। एंड ये जो टोमेटो है उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और अभी रिसेंटली ये जिंजर जो है, नहीं सॉरी, अभी रिसेंटली जो है वो गार्लिक का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये सारा फैक्टर है इतना इन्फ्लेशन होने का। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ये कॉस्टलियर है 21% एंड जो स्पाइसेस है वो भी 20% इंक्रीज हो गई हैं इसी ये इन्फ्लेशन की वजह से। और ये जो सीरियल्स है वो भी कॉस्टलियर हो गया है 10%। तो ये सारा कुछ है। एंड ये जो 23% है टोटल जो इनका वेटेज है उसमें भी इसका जो वेटेज है वो पुस्ट अप किया गया है एंड ये इन्फ्लेशन से और ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें जो हाई इन्फ्लेशन हुआ है उड़ीसा में देखा गया है कि 8.7% है। एंड उसके बाद जो दिल्ली का जो एक्सपीरियंस किया गया है कि दिल्ली में है ना उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ 2.9% ही इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का अगर आंका जाए कि पूरे स्टेट में कहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन हुआ है 8.7 उड़ीसा में। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये सीपीआई का, क्यों इसको मेजर करते हैं हम लोग मंथली बेसिस पे, तो वो इसलिए कि ये जो दीप्ति देश पांडे हैं उन ये जो क्रिसिल के उन्होंने बताया कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या करता है, ये जो कमिंग मंथ में कैसा क्या होना चाहिए और खरीफ का हार्वेस्ट होगा या फिर गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशन लाएगी उसमें मदद करता है ये रिपोर्ट इसके निकालने के लिए। एंड ये जो अभी भी देखा जा सकता है कि ये जो ये फुल फाइनेंशियल ईयर है जो अभी बीतने वाला है तो उसमें देखा गया है कि 5.5% है ना मार्च में, वो देखा गया है कि इंक्रीमेंट हुआ है एंड इन्फ्लेशन हुआ है। और ये भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग ये हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो डेली बेसिस पे इन्फ्लेशन देखी जाती है। एंड अगर उसको ये जो अगर रिमूव कर दिया जाए वाटर फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन बन जाता है। एंड यही सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि ये डाटा दिया गया है कि नवंबर में कितना है, दिसंबर में कितना है और ये कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है बिकॉज ये एवरी मंथ आता रहेगा एंड एवरी मंथ में है ना इतना ऊपर नीचे हुआ तो ये जो डाटा हमारी इससे रिलेटेड जो है वो काम की नहीं है। मेन हमारे काम का है कि ये जो सीपीआई में क्या है और सीपीआई किसको इंक्लूड करती है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ भी दिया गया है कि ये जो सीपीआई है या फिर ये डब्ल्यूपीआई है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो ये ऑप्शन के बेसिस पे ये पूछ दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो मिनिस्ट्री कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे एमओएसपीआई हो गया। एंड इसको निकालता कौन है जो मंथली बेसिस पे, तो उसके लिए जो एनएसओ है नेशनल स्टेटिस्टिक्स वो निकालता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एंड ये आपके यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड जो लोग भी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे बीपीएससी यूपी पीसीएस तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन तो यही है इसमें। एंड ये जो शैलो रेट कट भी किया जाता है ये देखते हुए कि कितना इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है। एंड ये जो इंद्रनील पान चीफ इकोनॉमिस्ट है यस बैंक के, तो उनके वजह से भी देखा गया था कि ये जो ग्रोथ है कितना हो रहा है और ये कितना एक्सपेक्ट किया गया था इन्फ्लेशन में और अभी हो कितना रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें।
तो यही सारी चीजें इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थी वो सब हमने डिस्कस कर लिया है थोड़ो और डिटेल वे में। एंड इफ यू लाइक इट तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप लोग अगर आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी टेलीग्राम का, आप वहां से ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।